अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को। तो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, और हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं पंडोरी कलां से, गुजरांवाला से फ़रूक अहमद चट्टा साहब और निसार अहमद चट्टा साहब। फ़रूक अहमद चट्टा साहब बड़े एक्टिव सीजन पॉलिटिशियन है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। बड़ा अच्छा इस टाइम पीटीआई एक्टिव रुकन भी हैं। फ़रूक अहमद चट्टा साहब से मैं प्रोग्राम से पूछूंगा कि फ़रूक साहब, तकरीबन 2 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को, तो क्या जो खान साहब जो वादे जो नारे लेके आए थे पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो उसमें आप लोग, आपकी गवर्नमेंट कितने % तक अभी तक कामयाब हो चुकी है? जी फ़रूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आतिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होने का मौका दिया ताकि मैं अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं और ये एक ख़ास हल्का अहबाब तक भी यकीनन ये मैसेज पहुंचेगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो अपने अहदाफ को हासिल करने में अभी तक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब व कामरान जा रही है। वो बड़ी बेसिक्स हैं जो उसने ठीक की हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें थी जिन्हें ठीक किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि डायरेक्शंस जो हैं वो ठीक हो गई हैं डायरेक्शंस। लेकिन लोग ये समझते हैं कि वो काम जो 70 सालों से खराब चला रहा था वो कोई जादू की छड़ी से एकदम से तो ठीक होने वाला नहीं है। आपकी इकोनॉमिक, आपकी मुआशरत, आपकी सियासत, आपके तमाम शोबा हाय जिंदगी जो हैं वो जिस कदर बर्बाद हो चुके थे वो कोई 1 साल में या कोई 1.5 साल में, 2 सालों में तो वो ठीक होने वाले नहीं हैं। लेकिन ये बात यकीनी है कि बेसिक्स ठीक हो गई हैं और इंशाल्लाह ताला आगे चल के इसके नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। जनाब चट्टा साहब, आप ये बताएं कि बेसिक में क्या ठीक हुआ है? हम जब देखते हैं कि जो खान साहब नारा लेके आए थे कि जब मैं आऊंगा तो इन चोरों को, ये जो करप्ट माफिया है, इनको जेल में डालूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि वही चोर जो, अगर मियां नवाज शरीफ साहब की बात कर लें तो वो 1 साल उनका पिछले दौर में भी केस चला, उसके बाद वो नाहल भी हुए, जेल में भी गए। इस गवर्नमेंट में वो इस टाइम पाकिस्तान से बाहर है तकरीबन। ये पिछले साल वो गए थे, अब तकरीबन काफी उनको माह भी हो चुके हैं। जो बीमारी का बहाना बना के वो पाकिस्तान से गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आए। बेशक ठीक हो चुका है, लेकिन एक एक कन्विक्टेड मुजरम को, एक क्रिमिनल को इस सारे मुल्क में, इस सारे निजाम में, खान साहब के बिल्कुल जो वादे करते थे उनके, ये क्या खिलाफ नहीं है कि उन्होंने, बल्कि उन्होंने आके खुद ये बात कही कि मुझे उन पर रहम आ गया था। तो आखिर क्यों बाकी जो पाकिस्तान में जो लोग जेलों में हैं, क्या उन पे भी इन लोगों को क्यों नहीं रहम आता? बाकी जितने भी अभी तक हम देखते हैं कि जितने भी केस जो लोग गिरफ्तार हुए, साद रफीक साहब गिरफ्तार हुए थे, ख्वाजा हसन इकबाल साहब गिरफ्तार हुए थे, और भी काफी लोग जो गिरफ्तार हुए थे लेकिन बाद में वो रिहा हो गए हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, ये इसमें कहाँ नाकामी आती है कि ये लोग गिरफ्तार भी होते हैं और बाद में रिहा भी हो जाते हैं? ठीक है गोंदल साहब, जब आप बात करते हैं ना जी, लोग गिरफ्तार हुए उसके बाद लोग जो है वो रिहा हो गए, भाग गए, चले गए, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप सिस्टम की बात करते हैं तो उसको फिर ये देखना पड़ता है कि ये एक जमहूरी मुल्क है और उसने जमहूरी तरीके से चलना है, आइन के मुताबिक उसने चलना है, और आइन ये कहता है कि अदालतें हैं और अदालती निजाम है बकायदा। जी जी, आपकी आवाज आ रही है फ़रूक साहब। जी 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 जी, ये है कि पूरा अदालती निजाम है आपके साथ, पूरा इंटरोगेशन का जी जो आपके जी, आप मुझे सुन सकते हैं आदर साहब? आपको जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी, आपको आपकी आवाज आ रही है फ़रूक चट्टा साहब। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा गवर्नमेंट ने, देखें जब से आई है गवर्नमेंट ने
इत्तेसाब के निज़ाम को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। कहीं भी किसी गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने किसी सतह पे भी इसको इत्तेसाब के निज़ाम की कोई निगलेक्शन नहीं की। इसमें किसी ने कोई किसी बंदे के इत्तेसाब के हवाले से उसको कोई छूट नहीं दी गई। लेकिन जब आप आइन के मुताबिक चल रहे हैं तो उसका ये होगा कि आइन में और कवानीन में जो कि फरसूदा हो चुके हैं, ये सबको पता है, उसमें इतनी गुंजाइशें मौजूद हैं कि लोग उसमें फायदा उठा के अगर निकल जाते हैं। तो अब इमरान खान ने एयरपोर्ट पे जाके गन पकड़ के तो नहीं बैठना कि मैंने इंसाफ करना और मैंने किसी चोर को भागने नहीं देना, ये तो नहीं हो सकता। वो तो एक निजाम है। ये आपकी जो अदलिया है, इनकी आप तारीख पढ़ के देख लें, ये जिस तरह के फैसले करते आ रहे हैं वो सब पूरी कौम के सामने है। और अभी भी उनमें पता नहीं किस किस के बिठाए हुए लोग हैं, वो अगर इस तरह के फैसले करते हैं, किसी को छोड़ देते हैं, तो उसको कैसे गवर्नमेंट पकड़ सकती है? गवर्नमेंट जो है वो आइन को या कानून को खुद तो अपने हाथ में नहीं ले सकती। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जी निसार चड्ढा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी 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 फरूक साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करें। गवर्नमेंट ने कोई नए केसेस भी इनके शायद एक दो हों, वरना ये सारे वही केसेस हैं जो नवाज गवर्नमेंट के दौर में पीपल्स पार्टी के लोगों पे बने और पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज लीग के लोगों पे बने। उन्हीं केसेस के अभी तक ट्रायल हो रहे हैं। इस गवर्नमेंट के तो मेरे ख्याल से बराए नाम एक दो केसेस हैं जो अभी ट्रायल में आए हैं। इंशाल्लाह आगे जाके आप देखेंगे कि ये एक भी चोर नहीं बचने पाएगा। और अब भी वो जिस हालत को पहुंच गए हैं, या कोई अगर वो भाग भी गए हैं और वो जिस तरह से वो खामोश बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई कामयाबी नहीं हासिल की। वो कल भी नाकाम थे और आज भी वो नाकामी की अथाह गहराइयों में पड़े हुए हैं। वो कोई उनमें जान नहीं है कोई। लेकिन ये जी निसार चड्ढा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है पिछला निजाम, और ये खत्म होने को है इंशाल्लाह। जी जी बहुत शुक्रिया फरूक चड्ढा साहब। मैं निसार चड्ढा साहब आपकी तरफ आऊंगा। निसार चड्ढा साहब, हम देखते हैं फरूक चड्ढा साहब बात कर रहे थे कि ये निज़ाम ऐसा है, इसमें लोग निकल गए हैं, गवर्नमेंट ने जो अपना काम था वो कंप्लीट कर दिया है। तो ये तकरीबन जब ये बड़े लोगों के लिए तो फैसले भी बड़े जल्दी आ जाते। आपका तल्लुक चूंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक से है, मैं आपसे पूछूंगा कि मॉडल टाउन का भी एक केस था। जब खान साहब पीएम बनने से पहले उन्होंने कहा था कि 2 माह में अगर जब हम इक्तदार में आएंगे, तो ये तो बहुत सीधा सीधा केस है और इसमें ज्यादा सबूत नहीं चाहिए। सारी दुनिया ने देखा है कि कैमरे के सामने लोगों ने, पुलिस वालों ने गोलियां मारकर। तो हम देखते हैं जब से खान साहब पीएम पाकिस्तान बने हैं, तब से खान साहब ने एक लफ्ज भी मॉडल टाउन केस के ऊपर नहीं बोला। तो आप क्या समझते हैं कि इस सिलसिले में खान साहब को एक्शन लेना चाहिए? ये तो एक बड़ा सिंपल सीधा सीधा केस है। जी निसार चड्ढा साहब। जी बहुत मेहरबानी आतम गोमिल साहब, बहुत शुक्रिया। असल में मेरा ख्याल है अगर हम थोड़ा बैक पे जाके सारे केस को देखें तो हमें बड़ी आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। 2014 में जब इस्लामाबाद में धरना हुआ तो इमरान खान साहब और डॉक्टर तारुल कादरी साहब के नजरियात में यहीं पे बुनियादी फर्क था। डॉक्टर तारुल कादरी साहब ये चाहते थे कि हम इस मुल्क में इस निज़ाम जो फरसूदा निज़ाम हो चुका है, जिसकी वजह से करप्ट लोग जो हैं, जो कातिल लोग हैं, वो बच जाते हैं, उनका रास्ता रोकने के लिए इस पूरे के पूरे निज़ाम को ढेर कर दें। लेकिन इमरान खान साहब का ये नुक्ता नज़र था कि नहीं, हम इस निज़ाम के अंदर रहते हुए ही इन लोगों को पकड़ेंगे, इनको सजाएं देंगे और सब करप्ट लोग जो हैं, जो चोर हैं, जो कातिल हैं, स्पेशली आपने मॉडल टाउन का जिक्र किया, इन सब लोगों को हम जेलों में डालेंगे। और ये हकीकत है। फरूक चड्ढा साहब भी ये बात मानते हैं, मेरा ख्याल है वो ये समझते हैं, क्योंकि वो भी निज़ाम की बार बार बात कर रहे हैं। इस निज़ाम के रहते हुए खान साहब जो है वो भी एक तरह से इस निज़ाम के कैदी हैं, वो पाबंद हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते होंगे, यकीनन हम उनकी नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन इस निज़ाम की मौजूदगी में वो नहीं कर सकेंगे, वो नहीं कर सके। यही वजह आपके सामने मॉडल टाउन का केस है, वो ओपन एंड शट केस है, उसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, हर चीज मीडिया पे मौजूद है। लेकिन खान साहब उस सारे के सारे केस पे एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? ये निज़ाम उन्हें मजबूर करता है। खान साहब को भी अब पता चल चुका है
कि इस केस में सिर्फ जो सामने लोग नजर आ रहे हैं सिर्फ यही लोग नहीं है, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं और वो बड़े ताकतवर हैं और हमारा ये निज़ाम उन ताकतवर लोगों को सपोर्ट करता है। इसलिए खान साहब की ये मजबूरी है और ये बात 100% दुरुस्त है कि खान साहब इस निज़ाम के होते हुए कुछ नहीं कर सकेंगे। यही है, आपके सामने है कितने कितने बड़े जो बड़े बड़े केस हैं, उन तारीखों पे तारीखें और वो कुछ नहीं कर पाते। अभी फारूक साहब ने बात भी की है, अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, इन्हीं की मौजूदगी में चले गए हैं। अगर आप गौर करें तो इससे पहले जी, बल्कि इन्होंने जितनी भी पार्लियामेंट में ट्रस्ट खुद आके ये बोला है, इन्होंने जी पार्लियामेंट में इन्होंने आके खुद बोला है कि मुझे उन पे रहम आ गया था। अच्छा फरूक चड्ढा साहब, मैं आपसे बात करूंगा कि जब खान साहब इलेक्शन से पहले जब कैंपेन कर रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे मैं इतने वजीर रखूंगा, वो यूरोप की मिसालें देते थे, वो कहते थे मैं पुलिस रिफॉर्म्स करूंगा, मैं जुडिशल रिफॉर्म्स करूंगा, मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करूंगा। जब हम लोग देखते हैं कि अभी तक पंजाब में ना कोई पुलिस रिफॉर्म्स हुई हैं, ना जुडिशल रिफॉर्म्स हुई हैं, ना कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई हैं, और जब जो पंजाब के सूबे का उन्होंने वादा किया था अभी तक उसमें भी स्टिल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बाकी रहा जो करप्ट माफिया, वो भी आपके सामने है। केस तो पहले भी गवर्नमेंट में लगते थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को जो चाहिए कि जो इन लूटा हुआ ये जो माल पाकिस्तान के जो ले गए हैं कि वो कब वापस करेंगे, क्या कब पाकिस्तानी अवाम का जो पैसा है वो पाकिस्तानी कौम के मुल्क के खजाने पाकिस्तानी कौम पे वो खर्च करे होगा। जी फरूक चड्ढा साहब, आप इस सिलसिले में बताएं कि कौन सी रिफॉर्म खान साहब ने अभी तक की है इस सिस्टम में। देखें, जो भी खान साहब ने इस मुल्क की बेहतरी के लिए ख्वाब देखा था, वो कोई जुर्म तो नहीं है ये ख्वाब देखना कि हमारा मुल्क अच्छा हो जाएगा, हम यूरोप की तरह रहेंगे, हम रिफॉर्म्स लाएंगे। ये बात अगर उन्होंने की है तो ये बात करना तो कोई बुरी बात नहीं है। रह गई ये बात कि जो बात उन्होंने की है उस पर अमल किस हद तक हुआ है। उस पर आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि उनके ना करने में खान साहब की कहीं पे कोई बदनीति अगर आपको नजर आए ना तो फिर आप जरूर कहिएगा। उन्होंने ये कहा उस वक्त, उससे पहले कभी वो गवर्नमेंट में नहीं रहे, उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था। उनका ये ख्वाब जरूर है कि वो एक मुल्क, इस मुल्क को बड़ा खूबसूरत मुल्क बनाएंगे। रह की बात आप जो कह रहे हैं, जी फरूक चड्ढा साहब, मैं आपको ये रोकूंगा। उन्होंने एक मिनट फरूक चड्ढा साहब, उन्होंने ये भी तो कहा था एक प्रोग्राम में, मैंने खुद सुना है कि अगर मैंने इस तरह के इलेक्टेबल को ही लेना है तो मैं मुझ में और इनमें फर्क क्या रह गया। अगर खान साहब नजरियाती तौर पे, क्या आप समझते हैं कि जो अपने जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो पीटीआई की ओरिजिनल जो फेस है, अगर वो लोग सामने आते, वही लोग आके जब खान साहब गवर्नमेंट में आए वही लोग काम करते तो क्या अच्छा होता। खान साहब को कोई काम करने में उस तरह रिकावट ना पेश आती, लेकिन खान साहब तो वही इलेक्टेबल इकट्ठे कर लिए हैं। उसी वजह से आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि जब ये पुराने लोग उन्होंने खान साहब ने अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, उस वजह से वो अब रिकावट बन रहे हैं इस निजाम में की डिलीवरेंस में वो लोग रिकावट बन रहे हैं। जी फरूक चड्ढा साहब। जी आसिफ साहब, मैं गुजारिश करता हूं, आप मुझे मौका दीजिए। जो इलेक्टेबल का मामला है वो आप समझें कि ये एक मसलहतन पहली दफा जब आप एक नई बात लेके आते हैं तो आपको यकीनन वो पिछले जोड़ के साथ कोई जोड़ लगाना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद खान साहब ने इलेक्टेबल पे कितना डिपेंड किया है। अभी तक भी जो हमारी सारी तंजीमें हैं उनके मुख्तलिफ शोबे बन रहे हैं, जैसे वेलफेयर विंग अलग बनी हुई है, यूथ विंग अलग बनी हुई है, और उसमें कोई इलेक्टेबल का रोल नहीं है। सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है तहरीके इंसाफ और उसके जो जैली यूनिट हैं, सारे मामला को वो देख रहे हैं। गुड गवर्निंग कमेटियां बन रही हैं, वो इलेक्टेबल जो है ना उनके हाथ में कुछ भी नहीं है और ना उन्हें कोई इख्तियार ऐसा दिया गया है। जो आपने पहली बात की उसमें यह था कि खान साहब ने ये बातें की और उस पर अमल नहीं हुआ। उस पर आप टेक्निकली देख लें, कोई भी पढ़ा लिखा बंदा गूगल पे जाके देख सकता है कि हमारा जो है वो कितना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितना एडजस्ट हुआ है, ट्रेड डेफिसिट में कितनी कमी आई है, हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट्स थी, थ्रेड्स थे हमारे ऊपर इतने, वो सारे सबसाइड हुए हैं, वो बेहतर हो गए हैं। तो बेसिक्स तो ठीक हो रही हैं
उसमें इलेक्टेबल जो है वो क्या, मतलब उसमें कोई उनको दखल तो नहीं है, इतना बड़ा रोल नहीं है उनका इतना बड़ा। बेसिक जो पॉलिसी है वो पीटीआई की पॉलिसी है, और जो बेसिक काम भी कर रही है वो पीटीआई कर रही है। आप ये बताएं कि फरूक चड्ढा साहब, मैं आपसे यही पूछूंगा कि एक तो बात रही इलेक्टेबल की, दूसरी खान साहब की इस टाइम बहुत सारे मशीर ऐसे जो इलेक्टेड भी नहीं है। तो खान साहब तो मिसालें देते थे यूरोप की, खान साहब तो कहते थे कि यूरोप में इतने वज़रा होते हैं, अमेरिका में इतना ऐसा सिस्टम है, फ्रांस में ऐसा सिस्टम है, इंग्लैंड में ऐसा सिस्टम है, और जब मैं आऊंगा तो मैं भी इस तरह के ऐसे, मुझे भी इतने ज्यादा वज़रा की जरूरत नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि जो लोग पीटीआई के जो एमपीए की सीट पे इलेक्शन से हारे हैं, वो तर्जमान जिस सूबे में भी हैं, वो तर्जमान अगर पंजाब में है तो तर्जमान बुजदार साहब है, तर्जमान वजीर आला है। अगर वो मेन मरकज की सीट से हारे हैं तो वो तर्जमान पीएम पाकिस्तान है। तो खान साहब ने तो जो भी पार्टी के लोग थे जो इलेक्शन हारे भी थे, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया है। तो क्या ये ऐसी पुलिस है? दूसरा मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब इलेक्शन से पहले खान साहब कहते थे कि मैं जब हम इक्तदार में आएंगे तो किसी एमपी एमएनए को फंड नहीं दिए जाएंगे। तो जब हम देखते हैं तो हमारे अपने इलाके में या बाकी कहीं ऐसी जगह पे जो ऐसे नॉन इलेक्टेड लोग हैं जो मशीर हैं, वो भी काम करवा रहे हैं। जो पीटीआई के सिर्फ मशीर हैं वो भी अपने इलाके में सड़कें बनवा रहे हैं अपने इलाके में। पहले तो ये काम ही नहीं है इन लोगों का। एमपी एमएनए का क्या काम है? उनका तो काम है कानून साजी करना और पार्लियामेंट में जाना। लेकिन ये सारे लोग अपने अपने इलाके में सड़कें बनवा रहे हैं और अपने अपने इलाके के काम कर रहे हैं। क्या ये भी इस निजाम में रहते हुए क्या ये वोट पक्के करने का एक आप जरिया बनाया हुआ है? जी फरूक चड्ढा साहब। आतिफ साहब, गुजारिश ये है कि ये फिर वही बात आ जाती है हमारे यहाँ एक तरह से पूरे के अंदर भी कोई सलाहियत है, अगर वो कोई काम कर सकता है, और आइन में भी इस बात की गुंजाइश है कि आप गैर मुंतहिब बंदे को भी मुशीर रख सकते हो, तो क्या इसमें कबाहत है कि एक बंदे के अंदर ये सलाहियत है काम करने की, वो मुंतहिब नहीं हुआ? माजी में भी ऐसा होता रहा है, माजी में आप देखे मुशीर होते रहे हैं। नहीं, अगर फिर माजी में फरूक चड्ढा साहब, मैं तकलीद करने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब आइन में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि एक नॉन इलेक्टेड बंदा भी आपका मुशीर हो सकता है, तो इसमें क्या बात है? अगर किसी बंदे में सलाहियत हो और आप उसको मुशीर ले लेते हो तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। मकसद तो यह है कि आप बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर गवर्नेंस की कोई किस तरह से आप वो बना सकते हो। अगर इस तरह का आप काम कर सकते हो किसी नॉन इलेक्टेड बंदे को लेके भी। जी निसार चड्ढा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये ही बातें पिछले दौर में हम सुनते आते रहे हैं कि वो जब वो काम जो उन्होंने करना होता था वो कहते थे कि आइन में इसकी गुंजाइश है। तो उस टाइम तो खान साहब ये कहते थे कि जब, लेकिन वो मिसालें तो उस टाइम यूरोप की देते थे, उस टाइम अमेरिका की मिसालें और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड की मिसालें देते थे। लेकिन ये वही काम, खान साहब भी वही काम कर रहे हैं। दूसरा मैं आपसे ये पूछूंगा, हम देखते हैं कि अगर पिछले 15 साल को आप लोग देख लें तो पिछले दौरों में भी आटे के बहरान, चीनी के बहरान, बिजली के बहरान, इस गवर्नमेंट के आने के बाद बिजली की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। लेकिन कराची में भी अभी इलेक्टर की आप देख रहे होंगे कि कितनी वहां तरीकी छाई हुई है, वहां बिजली आती नहीं है कराची में, लेकिन पंजाब में कुछ सूरत हाल बेहतर है। तो इसमें इस हुकूमत में एक चीज चलो आप अच्छी कह सकते हैं जो हुई है कि उन्होंने रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। लेकिन रिपोर्ट पब्लिक करने के बाद जो लोग वज़रा भी अगर कोई मुलव्वस थे, अगर चीनी की रिपोर्ट ही आप देख लें तो उन लोगों ने उनका ओहदा वहां से हटा के एक नई वजारत दे दी है। तो आप क्या समझते हैं, ये तब्दीली सिर्फ यही है कि वो इधर से उठा के दूसरी जगह पे उसको अगर बिठा दें, तो यही तब्दीली तो ये होनी चाहिए कि जो बंदा जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, अगर पिछले दौर को भी देख लें या इस दौर को भी देख लें, तो जो मुजरम है वो बच जाते हैं, वो उनको सजाएं नहीं होती।
जी इंसार चड्ढा साहब। असल में ना यही बुनियादी फर्क है। मैं यही समझता हूँ कि चेहरे तो बेशक बदल गए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कुछ नए लोग भी आए हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट करने का स्टाइल है वो वही का वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। वही लोग जो पहले काफ लीग में थे, पीटीआई पीपल पार्टी में थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी में, या इसके अलावा नून लीग में थे, उनमें से कुछ लोग जो अब ये समझते थे कि अब हम शायद इस तरफ रहेंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे, तो वो तब्दीली के नाम पे इस तरफ आ गए। लोग वही हैं, उनकी नहीं सोच तो वही अगर है। अगर 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 निसार चड्ढा साहब अगर कल को वो देखेंगे कि अगर कहीं वो पलड़ा भारी नजर आया तो क्या कल को वो इधर से उधर भी जा सकते हैं? अगर मैं पिछली यही बात गवर्नमेंट करने वो वाला था, छोड़ के यही बात अगर मैंने हम देखते कहना था हैं, कि अगर कल को वो अगर हम देखेंगे कि यहाँ कहीं राह पे नजर डालें, जी जी मैं यही बात कहने जी वाला जी था कि कल जी को अगर वो इंसाफ साहब। देखेंगे ना कि अब पीटीआई में रह के शायद हम इलेक्शन ना जीत पाए, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, और साहब का तजुर्बा भी पाकिस्तान में सियासतदानों का यही है कि वो फिर उन्हीं जमातों में पलट जाएंगे, क्योंकि वो बेसिकली तो जीतना चाहते हैं किसी भी शक्ल में, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएं, चाहे वो नून लीग में रहे, या वो पीटीआई में जाएं। इसलिए ये बात नहीं है कि वो लोग आए तो अगर चीनी की करप्शन हुई है तो उसमें पकड़ लिया गया, या इसके अलावा तेल का इतना बड़ा बुरान पाकिस्तान में रहा है उसको पकड़ लिया जाएगा। सिर्फ बात करने वाली ये है कि ये लोग अगर पीटीआई की गवर्नमेंट के होने के बावजूद ये सब कुछ कर रहे हैं, अगर पकड़ रहे हैं वो तो अलग बात है, वो तो बाद में सजाएं होंगी नहीं होंगी, निजाम उनको क्या कहता है वो तो अलग बात है। अगर ये सारे का सारा काम पीटीआई की गवर्नमेंट होने के बावजूद हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा सिस्टम, वो सारे का सारा तरीकेकार जो पिछली गवर्नमेंट में होता था, वो सारे का सारा कंटिन्यू, उसमें कोई फर्क नहीं है। सो सिर्फ यही बात है कि निजाम वही है, लोग वही है, तरीका वही है, तो तब्दीली बुनियादी कैसे आएगी? फिर ये लोग बेनिफिशरी हैं पाकिस्तान में, ये जो सियासतदान है ये बेनिफिशरी है, ये किसी शक्ल में पाकिस्तान में बुनियादी तब्दीलियां नहीं चाहते, ये कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान बुनियादी तौर पर तब्दील हो, कभी भी नहीं चाहते। जो लोग 10, 20, 50 करोड़ रुपया खर्च करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, आतिफ साहब वो कैसे तब्दीली पाकिस्तान में ला सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो जब जो जो वक्त गुजरेगा, मैं आपको ये जी आप चाहे जी 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 आप अपनी बात कंप्लीट करें इंसाफ साहब। मैं ये कह रहा था कि अभी तो जैसे जैसे आप अपनी बात गुजरेगा, अभी कंप्लीट तो करें निसार। पीटीआई की गवर्नमेंट है, जैसे वक्त गुजरेगा फिर देखें आप उसके बाद कैसे कैसे केस निकलते हैं, कैसे कैसे लोगों पे कैसे कैसे दोनों की करप्शन सामने आती है, और बड़े बड़े रीजनेबल लोग। अच्छा इमरान खान साहब के पास सबसे रीजनेबल काम करने के लिए जो एक उनके पास बंदा था वो असद उमर साहब थे ना, तो असद उमर साहब को भी इमरान खान साहब ने जी जी बतौर वजीर खजाना काम नहीं करने दिया। कितनी देर काम किया उन्होंने? वो तो अपनी जो जो उनके साथ सब सारा जी जी ऐसा ही। थे वो, तो फिर वही के वही लोग आ गए जो पुराने लोग थे, वही पता नहीं उनकी किसने सिफारिश की होगी, किसी ने कहा होगा ये वजीर खजाना इनको चाहिए, तो वो ले लिया उन्होंने। सो बुनियादी तब्दीली कहीं नहीं है, ये अच्छा बेलफुल फरूक चड्ढा साहब, हवा में बात करने वाली है। कोई बुनियादी तब्दीली अगर पाकिस्तान का जो उसका पैसे उसके पास आ रहे हैं, उसके पास जो बैंक में अच्छा बेहतर जा रहा है, तो फिर लोगों को भी नीचे कुछ हासिल होना चाहिए ना। क्या आम लोगों की जिंदगी में कोई फर्क आया है? जो मजदूर थे उनकी जिंदगी में कोई फर्क आ गया है? किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, रूटीन से चल रहा है, जो पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है, कोई खास फर्क नहीं है, बल्कि लोगों की जो उम्मीद थी वो टूट गई है। और मेरा ख्याल है जब उम्मीदें ही टूट जाए लोगों की, तो फिर कितना मुश्किल जी फरूक चड्ढा साहब। इंसार साहब मैं आपकी तरफ बाद में आता हूँ। अच्छा फरूक चड्ढा साहब मैं आपसे ये पूछूंगा कि पीआईए का मामला क्या गवर्नमेंट इससे बेहतर तरीके से हल कर सकती थी? हम देखते हैं कि 26 को गुलाम सरवर जो वजीर हैं उन्होंने एक बयान देते हैं, वो पार्लियामेंट में जाके कहते हैं कि 262 के करीब जो फेक डिग्री होल्डर पायलट्स हैं हमारे, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि जब उन्होंने ये बयान 26 को दिया था, ये पिछले माह, उस टाइम तक 24 पायलट्स ऐसे थे जिनकी इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी।
लेकिन उन्होंने 262 में से अगर 24 निकालें तो वो 238 के राउंड बोर्ड लोग बनते हैं। उसके बाद कल की रिपोर्ट है जो सिविल एविएशन अदारा है पाकिस्तान का, उन्होंने कहा है कि 104 पायलट ऐसे हैं जिनके लाइसेंस असली हैं, वो फेक डिग्री होल्डर नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक बड़ा ब्लंडर नहीं पीटीआई से हो गया? आप जबकि यूरोपीय यूनियन ने 6 माह के लिए पाबंदी लगा दी है। अगर आप देखें जो पाकिस्तानी पायलट जो मलेशिया में और जो कुवैत में और जो वियतनाम में, यूएई में पाकिस्तानी पीआईए के पायलट नहीं थे, वैसे पाकिस्तानी पायलट थे जो उनकी एयरलाइन में काम कर रहे थे। उन्होंने उनको वहां से निकाल दिया। उन्होंने कहा जब तक आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी हम आपको अपनी एयरलाइन में नहीं रख सकते। उसके अलावा अगर हम देखते हैं ये तकरीबन 80 बिलियन का नुकसान बनता है पीआईए का, अगर 6 माह का, अगर प्रीवियस जो साल गुजरा है उसका अगर हम चेक करें तो 160 बिलियन रुपया पीआईए का रेवेन्यू था। तो अगर 6 माह का उस पर मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन इतना ही बन जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इससे एक बेहतर तरीके से हल किया जा सकता था पीआईए के मामले को? आतिफ साहब, बेहतरी की गुंजाइश तो यकीनन थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हम इस पे हतमी राय इसलिए नहीं कायम कर सकते। अभी ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी उसकी कंप्लीट जो है ना वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। एक राय ये आई थी कि इतने लोगों की डिग्री जैली है, सिविल एविएशन की तरफ से एक राय ये आई है कि नहीं जी उसमें इतने नहीं थे, कम थे। लेकिन उसकी जो बाकायदा अभी हतमी रिपोर्ट है जिसमें एक रिपोर्ट छपेगी, डिग्री सारी साथ अटेस्टेड लगेंगी, वो जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तो हम इस पे हतमी तौर पे नहीं कुछ कह सकते। अभी वो केस की जो तफ्तीश और तहकीक है वो मुकम्मल नहीं हुई, वो गैर जानबदार कोशिश की जा रही है इदारों के जरिए वो तमाम डिग्री जो है उनके सही या गलत होने का फैसला किया जाए। जब तक उसकी हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आती नहीं, लेकिन उसको चेक तो किया जा सकता। लेकिन अगर अगर गुलाम सरवर साहब ये बयान दिया तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में किस तरह हलचल मच गई और यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगा दी और पाकिस्तानी पायलट्स जो बाकी एयरलाइन में काम करते थे उन्हें उनसे भी निकाल दिया गया। उन्हें कहा कि जब तक आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन नहीं होगी हम आपको अपनी एयरलाइन में नहीं रख सकते। तो ये तो सूरत हाल है कि अगर किसी अच्छे तरीके से महकमाना तरीके से उसको हैंडल किया जाता। अगर देखें अब जब आप कोई पीआईए का वजीर बयान ये देगा कि हमारी जो पीआईए है उसमें पायलट्स इतने जो है फेक डिग्री होल्डर हैं, तो दुनिया का कौन मुल्क उनको इजाजत देगा कि आप हमारे मुल्क में आए अपने जहाज लेके जिनके पायलट्स ही फेक डिग्री होल्डर हैं? तो ये मैं समझता हूं कि बड़ा ब्लंडर हो गया पीटीआई से। ये बात आपकी ठीक है कि वो उसमें जी जी उसमें उजलत से काम लिया गया है ये बयान देने में या इसको जो है वो स्टार्ट में पकड़ने में, लेकिन अभी तक जो उस पे हतमी रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक चूंकि सामने नहीं आई, इसलिए फिर मैं कहूंगा कि इस पे हम कोई फाइनल जो ओपिनियन वो अभी तक बिल्डअप नहीं कर सकते जब तक वो सारी डिग्रीज जो हैं वो देखी ना जा सके। ये बात आपकी ठीक है कि उसे जैसे जी जी। अब हम ये नहीं कह सकते कि सारी गलत हैं तो उस तरह हमें ये भी नहीं कहना चाहिए था कि सारी ठीक है। तो स्टार्ट में ये कहते हैं कि सबको गलत एकदम से नहीं कहना चाहिए था, ये बात आपकी ठीक है। और मैं इस बात का कतन भी कायल नहीं हूं कि मेरा अगर ताल्लुक पीटीआई से है तो पीटीआई में कोई सारे लोग जो हैं वो कोई मासूम अनिल खता या फरिश्ते तो नहीं है, उनसे भी ब्लंडर्स भी होंगे, गलतियां भी होंगी। और लेकिन जो बेसिक चीज जो मैं कहता हूं वो ये कि इमरान खान की क़यादत में बेहतरी की तरफ चीजें गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें फिक्र नहीं है या वो कोई जिस तरह माजी में मेगा करप्शन हो रही थी और मुल्क को लूटा जा रहा था जिसमें अभी तक वो कोई कसर बकाया नहीं रही उन चीजों के साबित होने में, अगरचे वो भाग गए हैं वो लोग, लेकिन इंशाल्लाह वो जरूर पकड़े भी जाएंगे। तो उस तरह की चीजें मैं कह रहा हूं कि बेहतर हो रही हैं। अलबत्ता अगर आप उनकी ब्रांचेस पे जाके देखेंगे तो कई जगहों पे खराबियां हैं अभी तक, कई जगहों पे पुराने लोग हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी का भी रोल कहीं पे नजर आता है, कहीं पे ऐसे वज़रा भी नजर आते हैं। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे निसार साहब ने कहा
कि वो निज़ाम जो है वो कई सालों से जो जड़ पकड़ चुका है, वो एकदम से कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन मैंने पहले स्टार्ट में ये बात की थी कि कुछ बेसिक्स ठीक हो रही हैं। जैसे आप देखें कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद मेरा ताल्लुक चूंकि एक देहाती इलाके से है और छोटा सा मैं जमींदार भी हूँ, तो क्या हुआ है कि पहली दफा हमें अपनी फसलों की पूरी कीमत मिलना शुरू हुई है। बारदाने का निजाम जो है वो एक ऐप के ये जरिए अच्छी बात है। आप घर पे बैठ के बारदाना लिया और उस तरह से हमने अपनी ये जो साबका गंदम की फसल थी उसकी पूरी कीमत वसूल की। उसके अलावा बिजली और गैस पे जो क्रैकडाउन किया, उसकी चोरी का खात्मा किया, बुनियादी चीजें हुई। उससे फायदा ये हुआ कि मुल्क के अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग जो कई सालों से चल रही थी वो बेहतर हो गई। फाटा की तरक्की के ये कुछ बेहतर हुई है जी, ये बेहतरी हुई है, ये इसमें आपकी बात ठीक है, ये बिजली के मामले में ये बेहतरी हुई है। हाँ जी। और उसके अलावा ये है कि फाटा को तरक्की जो मतलब एक हमारे लिए वो इलाका जो है वो बिल्कुल गैर तरक्की याफ्ता था, मुझे जाने का भी वहां पे इत्तेफाक हुआ। पहली दफा इस गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट कम करके कट करके तो फाटा और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मंसूबे दिए हैं। उसके अलावा सबसे जो अहम चीज है वो ये कि इंडिया के जो जारहाना स्टाइल था हमारे साथ और जिस तरह वो हमारे सर के ऊपर सवार हो गया था पिछली हुकूमतों में, इस हुकूमत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से कामयाब किया है और उनके साथ आंखों में आंखें डाल के इस तरह से बात किया है कि वो हमारी कौम जो माजी में इंडिया के सामने हाथ बांध बांध के खड़े होते थे, अब हम इंडिया के सामने डट के खड़े हैं और हमने इस मुल्क की सरहदों की जो हिफाजत का एक काम था उसकी बेसिक्स को ठीक कर दिया है। कौम के अंदर इत्मीनान आ गया है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने इंडिया को जो है उनकी जारहाना पॉलिसियों से, एक वो वक्त था कि मुल्क जो है वो दहशतगर्द मुल्क करार पाने वाला था, लेकिन अभी जो है हमारी जो है पूरी दुनिया में एक अच्छे लफ्जों में हमारा जो है हो रहा है, सियाहत बेहतर हुई है। यानी ये चीजें आप देखें निकाल के तो बड़ी चीजें बेहतर भी हुई हैं, ये नहीं कि लेकिन एकदम से सब कुछ बेहतर नहीं जी हो जी जाता। जी इस जी बिल्कुल ऐसा ही जी है जी फरूक चट्टा साहब, ये आपकी बात ये भी ठीक है, जो उन्होंने ये डैम का इफ्तिताह किया है ये भी अच्छा है। आने वाले वक्त में इसको पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा। निसार चट्टा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। निसार चट्टा साहब हम देखते हैं जब कि खान साहब आने से पहले जब गवर्नमेंट में नहीं आए थे तो वो कहते थे बार बार कि हमने देखा है पीआईए को हुए, हमने देखा है हमारा मुल्क किस तरह ऊपर जाएगा और मैं जब आऊंगा कि मैं पूरे अदारे ठीक कर दूंगा। मैं सिर्फ बात कहूंगा प्राइवेट के भी वो खिलाफ थे, वो कहते थे कि अगर बंदा ऊपर ठीक हो, नीयत ठीक हो तो हम अदारे ठीक कर सकते हैं। जरा हमने देखा कि पीआईए भी प्रॉफिट में था और बाकी कई अदारे भी, वो बार बार मिसालें देते थे। हम देखते हैं कि आजकल एक बड़ी खबर चल रही है कि रोजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क में है वो तकरीबन $1 अरब प्राइस बनती है उसकी। खबरें ये चल रही हैं कि उस होटल को भी बेचने की तैयारी हो रही है। तो आखिर क्या वजह है कि वो होटल जो पिछले कई साल तक पाकिस्तान को और पीआईए को एक प्रॉफिट देता रहा है, वो इस दफा कोरोना की वजह से हालात ऐसे नहीं रहे, तो क्या खान साहब को वो होटल जो है बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए? आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? या वो बातें जो करते थे वो सिर्फ अपोजिशन वाली बातें हैं, इस टाइम वो एक्टिव क्योंकि गवर्नमेंट में है, ये सूरत हाल उनकी ओर है? जी इंसार चड्ढा साहब। अतर साहब एक तो ये बात बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में आम है कि जब भी कोई पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ में होती है तो उसका नारा कुछ और होता है, जब वो गवर्नमेंट में आती है तो उसका नारा कुछ और होता है, क्योंकि लोगों को भी मुतमिन करना होता है। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, वोट बैंक के लिए लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ये तो पाकिस्तान की सियासत में आम तौर पर चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक अरसे से इसी तरह चल रहा है, लोगों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और हमारी कौम जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा लंबा अरसा याद भी नहीं रखती बातों को। हमारा मीडिया ये इस तरह का लोगों को पेश करता है, जिसको जताना होता है, जिसको आगे लेके आना होता है, उसके लिए ऐसी राह हमवार करता है कि लोग फिर उसके पीछे चढ़ निकलते हैं। ये तो एक यहाँ पे सियासत का तरीका अंदाज ऐसे चलता है। दूसरी बात जो आपने होटल के हवाले से की,
मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी भी तरह से, चाहे उसे कहीं से पहले भी बहुत कर्जे ले रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से, अगर कहीं से कर्ज ले ले तो वो ही बेहतर है, बजाय इसके कि वो असासा जो उनके पास एक अरसे से महफूज पड़ा हुआ है, आज अगर वो करोड़ों डॉलर का है तो वो आने वाले वक्त में और मजीद बेहतर होगा, उसे किसी भी शक्ल में नहीं बेचना जी। $1 अरब प्राइस है उसकी तकरीबन। उसके लिए कुछ और तरीका अपनाया जा सकता है। जो लीडर होते हैं वो मुश्किल औकात में ही पहचाने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर खान साहब के ऊपर इस वक्त मुश्किल वक्त है, कोरोना की वजह से हालात खराब है या पाकिस्तान की मईशत में खराबी हो रही है, तो खान साहब को बतौर लीडर कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए कि जिसके लिए वो अपने असासे तो ना बेचना शुरू कर देना, उसके लिए कोई और तरीका अपनाया जा सकता है। गवर्नमेंट को इस पर जरूर सोचना चाहिए, असासे ना बेचे किसी भी शक्ल में। इसी तरह जो स्टील मिल है कराची में, उसका अहमद चट्टा साहब और फरूक अहमद चट्टा साहब, तो आज हमने ये प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो पाकिस्तान में ग्राउंड में जो एक्टिव लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। तो मजीद आप अगर चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ऐसे मजीद प्रोग्राम लाया जाए तो ये हमारा पेज है आतिफ गोंदल के नाम पे, और हमारा यूट्यूब चैनल भी है। आप प्लीज़ इसको यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ये हमारे पेज को भी लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान आतिफ गोंदल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।